हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम पीटी 365 करंट अफेयर्स ऑफ विजन आईएएस को कंटिन्यू करते हुए आज उसका अपडेटेड वर्जन फ्रॉम फेब टू अप्रैल का पार्ट 45 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये मैं सोचिएगा मैम कितने पार्ट लेकर आएंगे, मैक्सिमम 4-5 पार्ट में हो जाएगा, ये आज ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो इसी साइंस एंड टेक को कंटिन्यू कर रहे थे, बट थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जानते हैं। देखिए अनअकैडमी के कई सारे टॉपर्स निकले हैं एंड मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि भाई आप लोग भी ऐसे टॉपर्स निकले। टॉप 50 रैंकों में अनअकैडमी के न जाने कितने लोग हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए कि अनअकैडमी ने नए बैचेस को लॉन्च करा है 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि आज से 6 अक्टूबर से नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये हमारे पास 1 ईयर बैच भी है जो कि 2022 के लिए है, यू कैन सी द शेड्यूल हियर, एंड 2023 के लिए भी है जो कि 2 ईयर बैच है, जिसका प्रॉपर बिगिनिंग से लेके पूरा एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बायलिंगुअल और हिंदी दोनों के ही बैचेस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ पे आपके साथ करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच तो हो गई होगा, साथ में 360 डिग्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इनके द्वारा कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मेरा और हम सबका फेवरेट लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन और आपका डेली आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टिंग सेशन, लाइव क्लासेस एंड ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। अब उस पैसे को भी आपको, जो कोर्स के चार्जेस हैं, उसको भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक साथ दें। यहाँ पे अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कर रही है यूपीएससी के लिए, जो हैसल फ्री मैनर में है, 0 प्रोसेसिंग फी है, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अप्रूवल भी है फटाफट से। यू जस्ट हैव टू डू व्हाट कि भैया डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक वगैरह है, जस्ट गो थ्रू इट, अप्लाई माई कोड सिर्फ आईएएस, क्योंकि सिर्फ आईएएस कोड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये आपको 10% तक का ऑफ दिलाएगा। 10% तक का नहीं बल्कि 10%, फ्लैट 10% आपको ऑफ दिलाएगा सिर्फ आईएएस कोड। ये 20 बुक जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं, ये आपको फ्री दी जा रही है 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो देखिए ये है प्लस के प्राइजेस, ये है आपके आइकॉनिक के प्राइजेस। आइकॉनिक में फैसिलिटीज काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और ये 12 महीनों के लिए इतनी इंस्टॉलमेंट तो दिखा रहा है, बट अगर आप सिर्फ आईएएस कोड को यूज़ करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। फर्दर किसी भी क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। तो चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में। हेड टॉपिक है आईटी एंड कंप्यूटर और पहला टॉपिक है जो है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन। देखिए ब्लॉकचेन, क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो इसे हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि न्यूज़ में फिलहाल क्यों रहा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी मीटी है, इसने एक ड्राफ्ट रिलीज करा है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर। क्या? नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर। देखो भैया यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या है पहले आप ये समझ लो। देखिए ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर कह लो ट्रांजेक्शन का, ठीक है, डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन है, दैट इज डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द ब्लॉकचेन। मतलब एक के पास नहीं है, ऐसे समझ लो कि ऐसा नेटवर्क, ऐसा लेजर ट्रांजेक्शन का जो सबके पास है, सबके पास है। बल्कि इस पे तो काफी सवाल अभी भी उठते रहते हैं कि भाई इससे बहुत जगह पे भाई इलेक्शंस वगैरह क्यों नहीं कराए जाते, ताकि सबके पास सब चीज की डिटेल हो। तो इसको कुछ और तरीके से मिसयूज वगैरह करने का सेंस ही नहीं, सबके पास सब कुछ है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे, ठीक है। ब्लॉकचेन के फॉर्म में, ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक तरह का डीएलटी है, मतलब डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जिसमें ब्लॉक्स जो है वो लाइनरी कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ऐसा आपका जो है वो दूसरे जो आपके डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें नहीं होता, बट हाँ ये ब्लॉकचेन में ऐसा होता है कि ब्लॉकचेन, तभी इसका नाम है, ब्लॉक सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हर एक ब्लॉक जो चेन के अंदर होता है उसमें कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। हर बार एक नया ट्रांजेक्शन जब होता है ब्लॉकचेन के अंदर तो वो रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो इस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं पुराने वाले में, पर्टिकुलर लेजर में। तो जैसे मान लो एक है, अब एक और हुआ, तभी तो कहते हैं ना माइनिंग जितनी ज्यादा जिस कॉइन की होती है उतना ज्यादा वो हैवी हो जाता है। जैसे आजकल का बिटकॉइन, तो बिटकॉइन क्या है भैया, इतनी ज्यादा इसकी माइनिंग हो गई, इतने ज्यादा इसके जो है ट्रांजेक्शन है, इतने ज्यादा इसके रिकॉर्ड हैं कि स्टार्टिंग में तो चलो इसको माइनिंग इसकी कर सकते थे, बट अब इसकी माइनिंग करना बहुत ही मुश्किल है। जितने में आप इसकी माइनिंग करोगे उतने में इसको खरीद लोगे, ठीक है। तभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या होता है। तो हर एक ब्लॉक, मैंने आपको बताया कि जो चेन के अंदर है इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं। एवरी टाइम अ न्यू ट्रांजेक्शन अकर्स ऑन द ब्लॉकचेन, जितनी बार एक नया ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में होता है और तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो है उसे हर एक पार्टिसिपेंट की लेजर में, हर एक पार्टिसिपेंट की जो जो इस ब्लॉकचेन का पार्ट है उसकी लेजर में ऐड कर दिया जाता है। हर एक ट्रांजेक्शन की जो कॉपी होती है,
उसके साथ इसका जो हैश है इसको लेजर के अंदर स्टोर कर देते हैं और ये सारे पार्टिसिपेंट को शेयर कर दिया जाता है। हर एक डिटेल सारे पार्टिसिपेंट के पास होती है और ब्लॉकचेन क्रिएट करी जाती है, क्रिएट ट्रस्ट बाय एक्टिंग एज अ शेयर डेटाबेस। तो ब्लॉकचेन कैसे वही ट्रस्टवर्दी कैसे बन गई, क्योंकि भैया यहाँ पे शेयर डेटाबेस है, सबके पास डेटा है, किसी एक इंडिविजुअल या सेंट्रिक कोई अप्रोच तो है नहीं। हाँ, और ये सारे मतलब नेटवर्क्स में आपका फैला हुआ है। यहाँ पे कोई सिंगल पॉइंट है नहीं फेलियर का, कोई सिंगल पॉइंट है नहीं सोर्स ऑफ ट्रुथ का कि भाई कहाँ से क्या है या कहाँ से क्या नहीं है ना। तो कोई भी इंडिविजुअल बंदा नहीं है जिसके पास पूरा ब्लॉकचेन का हाथ में हो। कोई भी सिंगल एंटिटी आपको नहीं मिलेगी जो डेटा को मॉडिफाई कर सके जो इसके पास स्टोर्ड है, समझे ना। सबको, सारे पीयर्स जो हैं, सारे पार्टिसिपेंट जो हैं, सबकी मंजूरी की जरूरत पड़ती है। तो ब्लॉकचेन यूज करी जाती है इन परमिशन एंड परमिशन लेस मॉडल्स में। और ज्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन है ये परमिशेबल है, जैसे कि बिटकॉइन आपका इथेरियम, अगर आपने कभी ली हुई क्रिप्टो करेंसीज देखे होंगे तो इन दोनों का नाम बड़ा फेमस है। ठीक है, ये परमिशन लेस ब्लॉकचेन सिस्टम है, हाईली ट्रांसपेरेंट है, हर एक बंदा इसको देख सकता है सारे ट्रांजेक्शन को लेजर में। और परमिशन मॉडल जो है उसमें क्या होता है, अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जैसे हेल्थ केयर की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, मीडिया की बात करें, लॉजिस्टिक या हॉस्पिटैलिटी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, लेजर की बात करें, एनर्जी या स्मार्ट सिटीज वगैरह की बात करें, तो इसमें सब में तो परमिशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए ये परमिशन है। अब कुछ प्रॉपर्टीज अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बताऊं तो ये है कि भैया यूजर एनोनिमिटी है ना, सबको सब पता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड सिक्योरिटी है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका इम्यूटेबिलिटी है, मतलब एंट्री कैन नॉट बी चेंज विदाउट रीक्रिएटिंग इट। और शेयर्ड और आपका शेयर्ड रीड एंड राइट है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप है, समझे। तो अब आप कहोगे मैम पहली बार ब्लॉकचेन को कैसे लाया गया था। ब्लॉकचेन को पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था इन अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट क्रिप्टो करेंसी में, और ये बिटकॉइन 2009 की बात है ना। और एलिजेटली बाय अ जापानीज एंटरप्रेन्योर जिसका नाम सतोशी नाकामोतो था। और उसके बाद तो ये कहानी शुरू हो गई। सोच लीजिए अगर आपने 2009 में लिया होता इतना सस्ता मतलब बिटकॉइन, तो आज के टाइम पे क्या, उस समय तो माइनिंग भी इसकी बड़ी आसानी से हो सकती थी 2009 में। मैं क्या कर रही थी, मैं उस समय 10th कर रही थी। हाँ, सोचा भी नहीं होगा मैंने। ओ गॉड, हमारे स्कूल के अंदर लैपटॉप आता था तो ऐसा लगता था गाँव में टीवी आया है। खैर छोड़ो, वापस से आते हैं बैक टू द टॉपिक। और अभी ब्लॉकचेन नेटवर्क और प्रोसेस क्या है एक नए ट्रांजेक्शन को ऐड करने का, आपको यहाँ ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखो ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे समझ करो कि यहाँ पे क्लाइंट ट्रांजेक्शन को मान लो इनिशिएट करता है, ठीक है, ये इनिशिएशन है मान लो। यहाँ पे क्लाइंट ने जो भी ट्रांजेक्शन करा, शुरुआत करी, उसके बाद क्या हुआ कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है ये। यहाँ पे ऐसे समझ लो कि एक नेटवर्क है, ऐसे समझ लो बहुत सारे ऐसा है। मैंने आपको वो फॉरवर्ड कर रखी है PDF, है ना, आप सिर्फ आइए चैनल पे देख लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर इसमें अटैच हैं। ये सब चीज करिए, जो गोले बना रही हूँ वो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं, तो इनके पास ही जाएगा, जरूर सबके पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरीके से अगर हम माने तो ये भाई एक चेन टाइप की सपोज करिए, और इसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं, थर्ड प्रोसेस ये है कि यहाँ पे पहले वैलिडेशन होगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पीयर टू पीयर नेटवर्क। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, कोई दिक्कत है मुझे पर्सनली बात कर लीजिएगा @ सिर्फ IS सेल्स पे, क्योंकि थोड़ा सा आप जल्दी कर रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम किसी को आए तो मुझे पूछ ले, ठीक है। वेलिडेशन यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ से वेरिफिकेशन एंड एडिंग टू द लेजर। अब बस यहाँ पे जैसे मान लो कि सारे ब्लॉक्स थे, हाँ, अब सपोज करो कि हम ऐसे कुछ बात कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये सारे ब्लॉक्स थे, इसी तरह से खूब सारे ब्लॉक्स थे, है ना। और इसमें एक ब्लॉक वैलिडेशन हो गया प्रॉपर तरीके से, तो इसके अंदर फिर एक ब्लॉक और ऐड कर दिया गया, ठीक है, एक ब्लॉक और ऐड हो गया। इस तरह से चीजें होंगी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स वेरीफाइज द ट्रांजेक्शन डिटेल। यहाँ पे मान लो ये शेयर होल्डर है जो ट्रांजेक्शन डिटेल को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 5वां स्टेप है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये और 5वां स्टेप ये।
तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ब्लॉकचेन में। अब देखिए कुछ पोटेंशियल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस कौन सी हैं। यहाँ पे राइट्स पे देखिए, ट्रांसफर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल सर्टिफिकेट मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन, डेथ, बर्थ एग्रीमेंट्स में, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन हो गया, फॉर्म इंश्योरेंस, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूटी पेमेंट्स और ई वोटिंग। मैंने कहा था ना, वोटिंग के लिए भी बड़ी बात चल रही है। व्हीकल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, चिट फंड ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे हैं, माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पे ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस हो सकती हैं अप्लाई। तो ये हमने ब्लॉकचेन की बात करी और क्यों आखिरकार खबरों में रहा उसकी बात करी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। फिलहाल न्यूज में क्यों रहा है इस बारे में जानते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली जो यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपका USIAI, इसको लॉन्च करा गया है। ये फॉर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्क करने के लिए। आइए कुछ बात है न्यूज़ के बारे में और जानते हैं। तो जो USIAI है, ये एक इनिशिएटिव है IUSSTF का। IUSSTF का, अब ये समझ लो भैया, पहले IUSSTF क्या है, फुल फॉर्म है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम। फुल फॉर्म आसान है, एब्रीविएशन बड़ा टफ है ना। ये इसको स्टैब्लिश करा गया था एक अग्रीमेंट के तहत, जो कि मार्च 2000 में हुआ था। और ये ऑटोनॉमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे दोनों ही सरकारें, यूएस की और इंडिया की, फंड करती हैं जॉइंटली, ताकि यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग और इनोवेशन को प्रमोट करें, है ना। आपस में दोनों सरकारें इंटरैक्ट करके एकेडमी या और आपका इंडस्ट्री को भी अच्छे से ऑपरेट करें। ये बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू जो है ऑपरेट करता है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम और यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडाउमेंट फंड। तो अब ये एंडाउमेंट फंड की जो मैंने बात करी, एक फंड भी तो है ना, ये सपोर्ट देने के लिए है ना, टू सपोर्ट एंड फॉस्टर, जो कि आपका जो जॉइंट अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, जो जनता के लिए अच्छे के लिए करे जा रहे हैं, तो इन सब के लिए है कमर्शलाइजेशन ऑफ जॉइंटली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के लिए फंड बनाया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ये दोनों ही जो है वो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं इस IUSSTF के। ठीक है, तो अब समझे कि ये किसका इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव है IUSSTF का। और जो ये USIAI, फिर समझ लो इसका फुल फॉर्म क्या है, USIAI का, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पे सर्व करेगा टू डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड बैरियर्स फॉर बायलैटरल AI, जो बायलैटरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इनोवेशन को और बढ़िया करें, आइडियाज़ को शेयर करें, ताकि AI वर्कफोर्स डेवलप हो सके। कुछ ऐसे मोड्स और मैकेनिज्म को बताएं ताकि भाई पार्टनरशिप और बढ़िया हो सके। उसके साथ ये प्रोवाइड करेगा एक ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे हमारा एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, क्लाइमेट हो गया ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हो गया। तो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होने वाला है। अब कुछ बातें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर्स को बनाने से कंसर्न है ना, जैसे कि आपका ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जिनके पास ऐसे कंप्यूटर जिनके पास ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो, उसके साथ यहाँ पे इन कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल करता है एक मशीन को टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू इट्स चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब अपने बदलाव, अपने जो एनवायरनमेंट के हिसाब से ह्यूमंस भी सीखते हैं और फिर बिहेव करते हैं, तो सेम इस तरह से मशीन करे। इसके पास पोटेंशियल होता है कि भाई हम नेशनल ग्रोथ को 1.3% तक के लिए बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे $957 बिलियन को हम 2035 तक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन AI कोलैबोरेशन आप देख लो। तो ये देखिए सपोर्टिव मोड क्या है कि भैया AI परफॉर्म करेगा ह्यूमन के साथ, भाई कैसे ह्यूमन जजमेंट वगैरह को फैसिलिटेट करा के, जैसे रिसोर्सेज वगैरह देके एज प्रिडिक्टिव आउटपुट कि भाई अगर आप इतना करोगे तो क्या हो सकता है, कितना इसका रिजल्ट निकलेगा। तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ह्यूमंस को कोई भी चीज़ करने में। उसके बाद री इमेजिंग द बिजनेस, मतलब AI परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़ जो आपकी ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं सही से, है ना। ऐसे लार्ज स्केल जीनोम स्टडी करेगा बायो इंफॉर्मेटिक्स के अंदर, तो ये एक बढ़िया है। AI रिप्लेसेस द ह्यूमंस, देखो यूजफुल है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशन में जहाँ पे ह्यूमंस वगैरह को दिक्कत हो सकती है, जैसे इन्वायरमेंट या कोई रैपिड सिस्टम रिस्पॉन्स है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, तो वहाँ पे ये AI काम करेगा और ये बहुत बढ़िया बात है।
ठीक है, थोड़ा इस चार्ट को देख लीजिए तो कुछ चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एआई टेक्नोलॉजी और उसके सॉल्यूशंस ऐसे दिखाए गए हैं। सेंस, कंप्यूटर विजन, ऑडियो प्रोसेसिंग, उसके साथ यहाँ पे देखो आपका ये आईज का है ना सेंस, ये जो है आपका ब्रेन वाला हिस्सा देखिए, तो यहाँ पे क्या है कॉम्प्रीहेंड मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी, आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद क्या है एक्ट। ठीक है, तो इस तरह से एआई टेक्नोलॉजी वर्क करेगी, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट सिस्टम। और सॉल्यूशंस देखिए वर्चुअल एजेंट्स, आइडेंटिफाई एनालिटिक्स, कॉग्निटिव रोबोटिक्स, स्पीच एनालिटिक्स, रिकमेंडेशन सिस्टम और डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये कुछ हमने यहाँ बात करी। अब आप बोलोगे कि मैम आखिरकार इसका क्या फायदा है। ठीक है, बेनिफिट्स हमको बताइए कि क्या है। तो सबसे पहला अगर हम हेल्थ केयर में बात करें तो भाई जो गरीब लोग सफ़र करते हैं गांव वगैरह में, ठीक है, तो वो इश्यूज को यहाँ पे जैसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, सप्लाई अच्छी नहीं होती हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में, तो ये इशू यहाँ पे सॉल्व होगा। इसके आपका एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक हो जाएगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। भाई अगर मान लो कोई पैंडेमिक फैलने वाला है तो उससे पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, इमेजिंग डायग्नोस्टिक होगी ना। उसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई दूसरे नंबर पे एजुकेशन और स्किलिंग में क्या फ़ायदा है, तो भैया आपका जो एजुकेशन सेक्टर में, इंडियन एजुकेशन सेक्टर इतनी क्वालिटी की प्रॉब्लम झेलता है वो थोड़ी कम हो सकती है ना। एक्सपीरियंस लर्निंग होगी तो बढ़िया तरीके से हो सकेगी। एग्रीकल्चर की बात करें तो इससे फूड में रेवोल्यूशन आएगा, डिमांड फूड की और इम्प्रूव होगी, है ना। क्यों, कैसे जो है क्रॉप यील्ड जो है बढ़िया होगी, बढ़िया प्रोडक्शन होगा। और जो चैलेंजेस हैं अपने यहाँ के भाई इरिगेशन के, पेस्टिसाइड के मिसयूज़ के, फर्टिलाइजर के मिसयूज़ के, तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में बताऊं तो ये भाई बहुत अच्छा रहेगा, ये इंजीनियरिंग की फील्ड में, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फील्ड में, प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस की फील्ड में। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये एआई क्या कर सकता है कि ये एनर्जी का स्टोरेज भी कर सकता है इंटेलिजेंट ग्रिड्स के माध्यम से, जो कि स्मार्ट मीटर्स के थ्रू हो गया, है ना। रिलायबिलिटी अफोर्डेबिलिटी भी और अच्छी कर सकता है। उसके साथ ये एक अच्छा मेंटेनेंस भी कर सकता है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर मैं आपको कहोगे मैम फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो सकता है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भाई फाइनेंशियल रिस्क को पहले से पता कर ले और फेलियर होने से रोक दे, समझे। तो मार्केट मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है, कुछ खराब है अगर तो उसके अंदर। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में अगर बताऊं तो इसको आप यूज कर सकते हो साइबर डिफेंस के लिए, और आपका जो भी रिस्क टेरेन एनालिसिस है उसके लिए। कोई मान लीजिए कोई बिहेवियर किसी का अजीब सा लगता है कोई बाहरी ह्यूमंस का, तो भाई उसके लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। फिर देखो भाई लॉ एनफोर्समेंट की बात करूं तो एआई टेक्नोलॉजीज को आप लॉ एनफोर्समेंट में भी यूज करा जा सकता है ना। जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गई। उसके साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो भैया इसके अंदर ये भी पोटेंशियल है कि आप भाई ये रेमेडियल मेजर्स बता सकते हैं कि क्या आखिरकार करा जाए, कैसे हम इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बाद चीज़ें करें ताकि सॉल्व हो। ठीक है, अनमैन्ड ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट फीड्स हो गई, उसके साथ अगर हम देखें इमेज प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को बचा सकता है, असेस कर सकता है, सही कर सकता है। तो आप बोलेंगे कि मैम क्या स्टेप्स लिए गए आखिरकार एआई के लिए इंडिया में। तो पहला तो हमारा बात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में। ये बिल जो है वो इसलिए था ताकि टैकल करें जो साइबर थ्रेट्स होते हैं ना, साइबर खतरे या डेटा सिक्योरिटी के लिए, है ना। एंड ये बिल रिफर करा गया है टू द स्टैंडिंग कमेटी। साथ में इंडिया ने यहाँ पे नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 को भी अडॉप्ट करा है ताकि सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलियंट साइबर स्पेस को क्रिएट किया जा सके। दूसरे नंबर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्टेब्लिश करा गया बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ताकि भाई एक इनोवेटिव सोल्यूशन करें एआई स्पेस की फील्ड में, है ना। तो भाई टेस्ट डेवलप सोल्यूशन करना, प्रोजेक्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से करना एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। उसके बाद यहाँ पे है आपका इंडिया एआई। ये एक नेशनल एआई पोर्टल है इंडिया का, सेंट्रल हब है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, हर चीज मिलेगा एआई का इंडिया से रिलेटेड। और एंड बियॉन्ड वाज जॉइंट इन, ये क्या है मतलब एआई उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये जॉइंट इनिशिएटिव है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड नासकॉम का। उसके साथ है इंडिया के अंदर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसे हमने नासकॉम अभी बोला। तो इसने भी यहाँ पे अपना फ्यूचर स्किल्स प्राइम इनिशिएटिव की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य ये है कि भाई
यहाँ पे इकोसिस्टम को और बढ़िया बनाए, इंडिया की डिजिटल टैलेंट को बढ़िया बनाए, है ना भाई, स्किल्स वगैरह और अच्छी हो जाएंगी। तो उसके साथ यहाँ पे एरावत की बात करते हैं। एरावत क्या है? इंडिया का खुद का एआई फर्स्ट कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, इसको डेवलप करा गया ताकि जो भी आपका इश्यूज आते हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, बिग डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, है ना, आपका विद एडवांस एआई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ में इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। और टू क्रिएट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड टू डेवलप द इकोसिस्टम फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे जो मीटी है अपनी मिनिस्ट्री, इसने यहाँ पे 4 कमिटीज को बनाया है जो सारे के सारे एस्पेक्ट्स इस एआई के कवर कर रहे हैं। पहली कमेटी है कमेटी ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ डेटा फॉर ऑल, दूसरी है कमेटी ऑन लेवरेजिंग एआई फॉर आइडेंटिफाइंग नेशनल मिशन इन की सेक्टर्स, तीसरी है कमेटी ऑन मैपिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की इनेबलर्स स्किलिंग रीस्किलिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और चौथी है कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी लीगल एंड द एथिकल इश्यूज। तो हमने ये एआई की कुछ बात करी, बहुत जल्दी बात करी है, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा या तो मुझे पर्सनली @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है नॉन फंजिबल टोकन। ये क्या है आइए न्यूज में जानते हैं। देखिए इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स जो है, वजीर एक्स अगर आपने क्रिप्टो में डील करा होगा तो आपने देखा होगा, काफी अच्छा है ये। वजीर एक्स जो है इसने लॉन्च करा है नॉन फंजिबल टोकन्स मार्केट प्लेस फॉर इंडियन आर्टिस्ट। अभी क्या होते हैं एनएफटीज, नॉन फंजिबल टोकन्स? ये एक डिजिटल ऑब्जेक्ट है दैट कैन बी अ ड्राइंग एनिमेशन, ये पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, विद अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। इसमें क्या है, सर्टिफिकेट है ऑथेंटिक, ये सही है और ये क्रिएट करा गया बाय द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल टर्म में समझाती हूँ तो ये एनएफटीज जो है ये एक यूनिक प्रूफ है ओनरशिप का, ठीक है, एक यूनिक प्रूफ है ओनरशिप का ओवर समथिंग यू कांट यूजुअली होल्ड इन योर हैंड। ऐसी चीज मान लो कि जो चीज तुम हाथों में नहीं पकड़ सकते, ठीक है, तो इसको तुमने कोई ओनरशिप का प्रूफ क्या होगा तुम्हारे कि भाई वो चीज तुम्हारी है। हाँ, तो ये ओनरशिप का प्रूफ समझ लो कि मतलब एक कोई डिजिटल आर्ट टाइप की ले लो, फिजिकल चीज है, ठीक है, या एक डिजिटल कूपन ले लो, मे भी एक वीडियो क्लिप भी हो सकती है, तो वीडियो क्लिप तुम्हारे पास है तो मतलब ऐसे समझ लो किसी चीज का वो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि हाँ इस फॉर्म में ये मैं नहीं पकड़ सकता लेकिन हाँ उसकी रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि ट्विटर की जो फाउंडर है जैक डॉर्सी, ये ऑक्शन कर सकते हैं एनएफटी अपने फर्स्ट एवर ट्वीट का फॉर $2.9 मिलियन में, ठीक है। अब उनके पास क्या है, उनके पास एक ट्वीट है, उन्होंने जो पहला ट्वीट किया होगा, ठीक है, उस ट्वीट को वो ऑक्शन करें तो ये भाई उनकी बोली लगेगी करीब लगभग $2.9 मिलियन, समझे। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली एक कंप्यूटर फाइल है इसको आप बेच वगैरह सकते हो विद इट्स सर्टिफिकेट, इसके सर्टिफिकेट के थ्रू। और आपका टोकनाइजिंग जो टोकनाइज कर मतलब टोकनाइजिंग दीज असेट्स अलाउ देम टू बी बॉट सोल्ड एंड ट्रेडेड मोर एफिशिएंटली व्हाइल रिड्यूसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो भैया अगर इसको आप टोकनाइज कर दोगे, ठीक है, टोकन टाइप का हो गया, तो इससे फायदा ये होगा कि भाई इसमें फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस बच जाएंगे और ट्रेड अच्छे से हो जाएगा। इनको आप यूज कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी की आइडेंटिटी भी, किसी की प्रॉपर्टी राइट्स भी और वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी है, यहाँ पे देखिए नॉन फंजिबल टोकन ऐसे समझो, हाँ इस तरह से। अभी मैं आपको समझाती हूँ और बढ़िया तरीके से कि फंजिबिलिटी क्या होती है, पहले ये समझो। देखो भाई फंजिबिलिटी कह लो, ये एक असेट्स की, किसी असेट की एबिलिटी है टू बी एक्सचेंज विद अ सिमिलर एसेट विदाउट सैक्रिफाइसिंग इट्स वैल्यू। मतलब कि एक सपोज करो एसेट जो है वो किसी और दूसरे एसेट के बदले में एक्सचेंज हो रहा है विदाउट सैक्रिफाइसिंग इट्स वैल्यू, कि मान लो इसकी मान लो $100 की वैल्यू थी, तो अगर ये इसके बदले हम ये ले रहे हैं तो ये भी $100 का ही हो, मतलब ऐसा ना हो कि ये $50 का हो, तो इसकी वैल्यू भी ना कम हो और ये एक्सचेंज भी हो जाए किसी और उससे। फॉर एग्जाम्पल 100, अच्छा ठीक है इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा था, मैंने अपनी तरफ से दे दिया। अच्छा 100 रुपीज का जो नोट है ये फंजिबल है, क्यों? क्योंकि एक इंसान 100 रुपए लेके जाता है ना, तो दूसरा बंदा क्या करता है 100 रुपए का नोट लेता है, अगर 100 रुपए का बिल आया तो 100 रुपए का नोट लेगा, बदले में वही हो जाएगा कि मतलब कुछ ऐसा नहीं, अगर मान लो 80 रुपए का बिल हुआ और बंदे ने 80 रुपए दिए तो इसका मतलब कि 80 रुपए दिए, अगर मान लो वो 100 रुपए दे के भूल जाता तो इसका मतलब उसको 20 रुपए का घाटा होता, ऐसा नहीं ना। तो 100 का बिल आया 100 रुपए दिए बराबर हो गया,
समझे इस बात को? दे कुड बी इंटर एक्सचेंज द बिल एंड द वैल्यू डज नॉट चेंज। तो बिटकॉइन ये एक फंजेबल एसेट भी है, क्योंकि मान लो अगर बिटकॉइन आपने लिया 30 लाख रुपए का, ठीक है, और उसके बाद आपने जब बेचा तो आपको 30 लाख रुपए मिल गए ना। ये जो है अब जो, लेकिन यहाँ पे समझो हमने फंजिबिलिटी समझी ना, लेकिन ये जो है वो एनएफटीज जो है, जैसे हमने बताया कि ये नॉन फंजिबल टोकन है, ये नॉन फंजिबल है, एनएफटीज हैं ये नॉन फंजिबल है, मतलब इनको आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो विद ईच अदर बिकॉज दे आर यूनिक, क्योंकि ये यूनिक होते हैं, तो इनको आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब देखो फंजिबल नॉन फंजिबल, देखो ये एनएफटी में आएगा, एक एनिमेशन क्लिप है ना प्रॉपर तरीके। बिटकॉइन तो हमने बेच दिया डिजिटल, अगर डिजिटल फंजिबल की बात करें तो बिटकॉइन बेचा, सेम पैसा मिल गया। फिजिकल बात करें तो नोट है ना कि $100 लेके गए, $100 का बिल था, दे दिया। लेकिन नॉन फंजिबल के तौर पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये मोनालिसा की पेंटिंग दिख रही है, ये देखो ये एनएफटी दिख रहा है ना, तो ये एनएफटी जो है इसके अंदर आएगा डिजिटल फॉर्म में जब हम बात करेंगे। इसका कुछ पता नहीं है कि भैया इसकी क्या कीमत है एक्चुअली में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें इसके, तो भाई सारे एनएफटी जो है इनकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, एक अलग तरह की वैल्यू होती है ना, फ्रॉम एनी अदर सिमिलर टोकन। मतलब अगर मान लो कि ये भी पेंटिंग है, एक और दूसरी पेंटिंग की अगर हम बात कर लें, तो भाई दूसरी पेंटिंग की क्या पता इतनी वैल्यू ना हो जितनी मोनालिसा की है ना। ऐसे ही एनएफटी की अगर हम बात करें तो ये जो क्लिप दिख रहे हो आप, ऐसे ही हो सकता है कि कोई दूसरी भी हो, लेकिन हो सकता है कि इसकी वैल्यू अलग हो, उसकी वैल्यू अलग, समझे। तो हर एक जो एनएफटी का मेटा डेटा है ये अनऑल्टरेबल होता है, ये ऑल्टर नहीं कर सकते हो, ऐसा रिकॉर्ड है कि चेंज नहीं कर सकते हो, और यही इसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी देता है कि ये बिल्कुल अलग है, ये बहुत ही प्योर है। हाँ, ये काफी रेयर चीजें हैं, डिजिटली रेयर है, और ये खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं एज अ होल, मतलब इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब इसमें तो बिटकॉइन अगर आपने 30 लाख का पूरा थोड़ी लेते हो, आप 100 रुपए का भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आप थोड़ी कहोगे 100 ग्राम मोनालिसा की पेंटिंग दे दो, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेन टिकट कैन नॉट बी परचेज एंड यूज पार्शली, समवन मस्ट बाय बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन यूज अ सीट। ठीक है, एक प्लेन का टिकट लेने जाओगे तो भाई ऐसे थोड़ी ना करोगे कि हमको थोड़ा सा दे दो बाकी हम नहीं लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ये बात कर लें तो भैया इससे प्रॉब्लम जो ओनरशिप की ट्रैकिंग की है ये खत्म हो जाएगी, वैल्यू स्टोरेज खत्म हो जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि सबके हाथ में सब कुछ होगा, और मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन क्या है कि आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज हो गई, ये सारे के सारे एनएफटीज का यूज कर रहे हैं अपनी डिजिटल गुड्स को मोनेटाइज करने के लिए, दैट हैव प्रीवियसली बीन चीप और फ्री, पहले जो सस्ते या फ्री हुआ करते थे। और ऑथेंटिसिटी की जो हम बात कर रहे हैं भैया सही चीज है एकदम, है ना। तो जो पूरा भाई अभी आज के आर्टिस्ट जो है साथ वाले, ये अब अपने कलेक्शंस को ब्लॉकचेन के थ्रू, एनएफटीज के थ्रू यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने काम को। देख सकते हैं कि कोई भी आगे फ्यूचर में कोई फेक उनके साथ चीज ना हो। लेकिन समझिएगा एनएफटीज कॉपी हो सकते हैं, है ना, बट वन फाइल हैज अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी विच कैन नॉट बी रेप्लीकेटेड। ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी है उनको आप रेप्लीकेट नहीं कर सकते फिर से उसका। हाँ, कॉपी वगैरह तो यार कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर्टिशियंस के प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, जो एनएफटीज का यूज करें अपने ओरिजिनल वर्क को वेरीफाई करने के लिए, तो इनको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी। अब बात लेकिन आती है कि आखिरकार इसके साथ इश्यूज क्या है। इश्यूज ये है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके की चीजें तो मनी लॉन्ड्रिंग को और बढ़ावा ही दे सकती हैं। जैसे हमने बात करी है अपने अनअकैडमी में, जब आपने देखा होगा मैंने काफी लेक्चर डिस्कस करे मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, कोई भी लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है कस्टमर्स का, है ना, इन द इवेंट ऑफ फ्रॉड्स। अगर फ्रॉड है तो भाई कैसे किसके पास जाओगे तुम। हाँ, कोई टैक्स इम्प्लीकेशन काफी अनक्लियर है ना, कि कैसे खरीदना है क्रिप्टो करेंसी के साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि हर एक एनएफटी का ट्रांजेक्शन ऑन द इथरम नेटवर्क होता है, और ये ऐसा समझ लो डेली एनर्जी जो यूज करी जाती है 2 अमेरिकन घरों में उतनी बराबर एनर्जी, तो काफी ज्यादा हो गया है। तो हमने ये तीनों ही टॉपिक के बारे में इसके अंदर बात करी बहुत अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।